just a second. Yeah. And so welcome डॉक्टर यादव। और आज आप हमारे बीच में फिर बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं आपको यहाँ, आप हमारे साथ हैं और हम सभी लाभान्वित होंगे आपकी इस जो भी आप जानकारी देंगे। और थोड़ा सा मैं आपके बारे में बस थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो डॉक्टर यादव हैं जो इंडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की सभी पॉलिसीज से शुरू से जुड़े हुए हैं। He was a director, National Center of Organic Farming, and he was a former director of NCOF, and he has been involved with the making of all policies, certification systems, technology development for packaging of practices and market development with farmers organization in value chain mode. तो इन्होंने जितने भी हमारे जो हैं प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो अभी नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस सभी में डॉक्टर यादव का बहुत योगदान है। डॉक्टर यादव ऑल्सो हैड बीन on the board of IFOAM International and advisor to EPIDA for third party certification. He is the author of current PGA system in the country and he has been to various expert panels. इस तरह के उन बहुत जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है उनके पैनल्स में रहे हैं, उनके एडवाइजर रहे हैं। तो उनका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा उनकी होल्ड है, कमांड है और बहुत ज़्यादा उनकी जो कि जिसको कहते हैं विजन है। he has a vision of how to make India completely on the lines of organic and natural farming. He's also the member of various research advisory committee of ICAR institutes. Currently, he's an advisor to the organic farming INM division under Ministry of Agriculture and is looking after the development and implementation of various ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम्स। ये उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और यादव जी ये बहुत पूर्ण नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि आपकी क्या मतलब हाउ योर स्टोरी विद दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टेड एंड हाउ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन इन दिस फील्ड। सबको नमस्ते। आशा है मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। हाँ जी मैम, हिंदी में ही बात करें या हिंदी में करिए आप, बिल्कुल प्लीज। ठीक है, हिंदी में ही बात करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि हमारे कुछ लोग साउथ से भी होंगे, तो ऐसा कोई भी है जिसको इंग्लिश भी चाहिए, जिसको हिंदी नहीं समझ में आती, तो आप प्लीज चैट में लिख दीजिए, नहीं तो हम हिंदी में इसको करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। और अगर कोई ऐसा है जो हिंदी नहीं समझता है तभी हम इंग्लिश यूज करें। ऐसा कोई भी हो बता दे बाद में आकर के मुझे। ऑलरेडी आ गया है, ऑलरेडी 2 लोगों ने बोल दिया इंग्लिश, तो हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा बोल देंगे, है ना। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, नमस्ते मेरी तरफ से। मैडम ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दे दिया है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऑर्गेनिक सेक्टर आज से लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था भारत सरकार के अंदर। हालांकि तो ऑर्गेनिक सेक्टर तो हमारा देश ऑर्गेनिक है, किसी का देश रहा है। हमारे यहाँ तो 4000 साल से लगभग ऑर्गेनिक कृषि करते आए हैं। और ये है कि सरकार के अंदर ये लगभग 2000 के आसपास के वक्त था जब ये शुरू किया गया था, जब सरकार ने स्कीम्स बनाने की सोची थी। और एक अच्छी बात यह है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की लर्निंग में, मैं तो खैर वैसे भी एग्रीकल्चर तो जो बाकी सब पढ़ के आते हैं मैं भी वही पढ़ के आया था, बट जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास एक मैंडेट आया और हमने सीखने की कोशिश की, तो मुझे हमेशा बताते बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के किसान जो जैविक किसान वो ही मेरे गुरु रहे हैं। और जो भी आज मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी वो उन्हीं जो जैविक किसान है, ऑर्गेनिक फार्मर्स है, उन्हीं की से मैंने सीखी है और वही मेरे गुरु रहे।
महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटका में हैं, हरियाणा में भी हैं, एक दो उत्तर प्रदेश के हैं, जितने भी देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं उन सभी किसानों से सीखी। यादव जी, मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट कर सकती हूँ? जी आई थिंक हमारी इसकी थ्रेशोल्ड पूरी हो गई है 100, तो मैं इसको यूट्यूब में लाइव कर देती हूँ, तो आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। Just 1 minute more. Yes, we can start now. नाउ इट इज लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है, Yes. तो यूट्यूब के भी सभी जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार यादव, भारत सरकार की कृषि मंत्रालय में सलाहकार हूं, और मैंने अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की सरकार में जो जर्नी है वो शुरू की लगभग 2000 से शुरू की थी, जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसी वक्त 2003-4 में भारत सरकार का जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसकी स्थापना हुई थी। मैं उसका डायरेक्टर रहा 2012 तक। 2012 के बाद मैं हालांकि सरकार से तो सेवानिवृत्त हो चुका हूं, अपनी पहली इनिंग मैंने पूरी कर ली है, परंतु जो मेरा अटैचमेंट रहा ऑर्गेनिक के साथ वो आज भी मुझे जोड़े हुए है। लगभग 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। उसके कारण ही मैं आज इस ऑर्गेनिक सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, और सरकारें भी मुझे छोड़ नहीं रही हैं। और अलग अलग इस ड्यूरेशन में हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की भारत सरकार की तरफ से। उनका भी प्रयास रहा और उनकी भी सहारा रहा कि ऑर्गेनिक आज काफी अच्छे स्थिति में पहुंच गया है। दूसरा यह है कि सर्टिफिकेशन सिस्टम जो हमारे देश के अंदर बना, मेरा उसके साथ खास जुड़ाव रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो या पीजीएस सर्टिफिकेशन। इसके अंदर भी हम काफी हद तक सफल रहे, और हमारा भारत का जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जो आईएसओ सिस्टम बेस्ड होता है, उसका सारी दुनिया के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन है। और उसके वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक का एक्सपोर्ट करना चाहें तो एनपीओपी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में उसका सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है। फिर ये था कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत चाहिए थी, और उसकी लागत भी बहुत ज्यादा थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सर्टिफिकेशन लॉन्च किया जाए जो हमारे देश के कंज्यूमर्स के लिए हो, हमारे देश में ही उसका प्रोडक्ट बिके, और वो सस्ता भी हो, सिंपल भी हो, और हर किसान उसको अपना सके, ऐसा करें। तो उस सब को सोच करके फिर हमने 2011 में पायलट लेवल पे हमने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम लॉन्च किया था। तो करीब 3 साल पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एज एक्सपेरिमेंटल चला। फिर उसके बाद 2015 में उसको फुल स्केल पे पूरे भारत देश के अंदर पीकेवाई स्कीम के साथ हमने उसको आगे लॉन्च किया था। आज का जो विषय है वो तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट आज का विषय जो हमारा है वो मुख्यतः, जैसे मैडम ने बताया, कि स्कीम्स और सब्सिडीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का है। पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद 2-3 और भी भारत सरकार की स्कीम है, जनरल स्कीम्स, जिनसे भी किसानों के लिए सब्सिडी या सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैडम, इसमें प्रेजेंटेशन लग जाएगा ना? हाँ जी, प्रेजेंटेशन कैन बी टेकन। आप भी स्क्रीन कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। ठीक है, ठीक है। यादव जी, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इंग्लिश में भी बोलें, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन यू हैव टू इंक्लूड बोथ। ऐसा मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो दोनों ही भाषाओं में अच्छे से बोल सकता हूँ। नहीं, परेशानी का मतलब रिपीट करने के लिए थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाएगा। हाँ, यस। वेलकम ऑल दी व्यूअर्स ऑन इन दिस सेशन।
Today, I, Dr. A.K. Yadav, who is the advisor of the Ministry or Organic Division in the Ministry of Agriculture, would like to speak on you on the various schemes which are mainly on the organic and natural farming, and what type of support structures is available from the government schemes and how the government schemes are operating. We will be talking on this one. Before that we go, I'll just also explain, in Government of India, organic farming program started some 20 years ago, somewhere in 2000, and I am associated with that. Government of India established a National Center for Organic Farming in 2003 and 4. So I was the director there. I served there as a director till 2012. And since then, I completed my government inning. And now I'm associated with the various organizations after that, and then continuing to associate with the Government Ministry of Agriculture also in the capacity of the advisor. During this period, we have launched too many schemes. Some schemes have gone very well. Some schemes are still running, and few more schemes are yet to come up, maybe coming up in the next year, 2022, maybe from April onwards or May onwards, these schemes will come. So I'll be briefly describing all those schemes. Hope you are able to understand both. I'll try to speak in English and Hindi. And if there is any issue, you can also ask a question once we finish all these things. Once I finish my talking. So first I will give you a brief about the schemes. I hope my full screen is visible to everybody. Now, as it is visible clearly, and you can continue. So today our major focus will be on the organic and natural farming schemes. Today, because time is limited and we have to talk much about these schemes and the support structure which is available. Yeah, Dr. Yadav, I just wanted to interrupt. I'm sorry to interrupt, but I know the subject is vast, so you can give us a general idea today, and later on we can have subsidies and schemes for like more than people want to know about, mostly about subsidies and government help. So we can take different topics in the coming, like once a week we can have a webinar like on different areas like land subsidies for seeds, subsidies related to their cattle and their animals, subsidies related to water. So then we can go deeply into those different fields, and today we can have a general idea of all subsidies. Yes, today we will be having a general idea, and also we will be mainly focusing on the organic and natural farming schemes. Yes. And other schemes we will talk a little bit glimpse I'll give you today. Yes. But later on we can talk. तो सबसे पहले हम जो है अभी भारत सरकार की ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे. आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक के बारे में तो हमारी बहुत सारी बातें होती ही रही थी. 2004-05 से हमारे अलग अलग स्कीम शुरू हुई थी. फिर उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना आई, उत्तर पूर्व की मूल्य श्रृंखला स्कीम आई. इनके बाद अभी आप देखेंगे पिछले करीब 5-6 महीने से प्रधानमंत्री जी भी हमारे बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारे देश में ऑर्गेनिक के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग को भी आगे बढ़ाना है. हालांकि हमारी ऑर्गेनिक की स्कीम्स में नेचुरल फार्मिंग के लिए भी जगह थी, क्योंकि हम जहां से काम करते हैं ऑर्गेनिक हमारे लिए एक अम्ब्रेला सब्जेक्ट है, जिसके अंदर वो सभी तरह की एग्रीकल्चरल सिस्टम जिनके अंदर केमिकल का यूज नहीं होता, ऑन फार्म या ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब ऑर्गेनिक में आती है. नेचुरल फार्मिंग भी उसका ही एक सबसेट है. बट अभी चूंकि नेचुरल फार्मिंग काफी बात हो गई, तो हमने कोशिश किया है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को दोनों अलग अलग स्कीम के माध्यम से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं. As you all may be knowing, since last almost 6 months, our Prime Minister has been emphasizing on promotion of natural farming. Although we have got a lot of areas in the country where chemical fertilizers have still not yet reached, and those areas are natural, but a lot of innovations have come up where it is being popularized that natural farming systems which are based upon the desi cow,
they can also be successful and can meet our today's requirement of good soil health, good productivity. So today we'll be talking about mainly these schemes. If we start right from the beginning, organic farming scheme started with two dedicated programs. One was the Paramparagat Krishi Vikas Yojana, we call it as a PKVY, and another was the Mission Organic Value Chain. Both these schemes were designed separately for the two different regions. One, PKVY, was for the entire country except the northeastern region, and second one was the Mission Organic Value Chain. It was exclusively for the 8 states of the northeast region. Both the schemes are cluster based. PKY is for domestic market under PGS certification, while Mission Organic Value Chain was export focus. It was under third party certification. Although the systems which were suggested were the same: organic farming, no chemical inputs, no GMOs, and all the processing was also complying to the requirements of organic. And both these schemes were providing the support for certification also. ये जो भारत सरकार की तरफ से जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो 2015 के अंदर 2 नई स्कीम्स लॉन्च की गई थी. एक थी परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि हमारे पूरे देश में सभी राज्यों में थी, केवल उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ करके. दूसरी स्कीम थी उत्तर पूर्व की मूल्य श्रृंखला योजना, जो केवल उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं उन्हीं के अंदर था. पीकेवाई स्कीम जो है वो हमारे देश के मार्केट के लिए बनी, इसमें पीजीएस सर्टिफिकेशन था. वाइल मिशन ऑर्गेनिक जो बनी ये एक्सपोर्ट फोकस था, और यहाँ हमने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को लेकर के काम शुरू किया. दोनों स्कीम की एक खास बात थी कि यहाँ 500 फार्मर का ग्रुप बना करके एक क्लस्टर बनता था. उस क्लस्टर को हम जो है ऑर्गेनिक में ट्रांसफॉर्म करते थे किसानों को, और उनको पूरा ट्रेनिंग दे करके, उनका हैंड होल्डिंग करके, सर्टिफिकेशन करा के उनका मार्केट लिंकेज तक का हमारा पूरा कार्यक्रम रहा है. ये देखिए, थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्कीम्स के अंदर रहा है. ये जो स्कीम्स हैं दोनों की दोनों, अभी जो पुरानी फेज, दोनों स्कीम के 2 फेज पूरे हो चुके हैं 3-3 साल के. एक फेज 1 था 2015-16 से लेके 16-17, 17-18 तक था. फिर दूसरा 18-19 से शुरू हुआ और वो इस साल खत्म हो रहा है, फेज 2. अप्रैल 2022 से हमारा तीसरा फेज शुरू होगा, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें बदल जाएंगे. अगर हम पीकेवाई की बात करें तो लगभग पूरे देश में पिछले 6 सालों में 11 लाख हेक्टर में हमने पीकेवाई के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन किया है. और इसकी खास बात यह थी कि इसमें किसानों को हमने बहुत अच्छा इंसेंटिव के रूप में रखा था. हर किसान को प्रति हेक्टर के रूप में 31,000 रुपए तक हम इसमें दे रहे थे. टोटल कॉस्ट जो है पीकेवाई की 50,000 रुपया पर हेक्टर थी. एक क्लस्टर बनता था तो 50,000 इंटू 500 आप देख लीजिए इतना होता था, और जिसके अंदर 31,000 रुपए केवल जो है सबसे नीचे देखेंगे ऑन फार्म इनपुट्स के जो किसानों को मिलते थे, वो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी 3 साल के अंदर बांट के 9,000, 10,000, 11,000 करके इस तरह से दी जा रही थी. उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग का था, सर्टिफिकेशन का था, और सबसे बड़ी बात थी कि जब आपका क्लस्टर बन जाता है तो क्लस्टर बन जाने के बाद कैसे वो क्लस्टर अपने आप को सस्टेन कर सके, उसके लिए मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है. तो मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए, ब्रांडिंग के लिए भी काफी अच्छा पैसा हमने रखा था, करीब 8,800 रुपया प्रति हेक्टर के हिसाब से. और यही एक रीजन है कि इसकी वजह से बहुत सारी सक्सेस भी हमें मिली है. दूसरी तरफ अगर हम मिशन ऑर्गेनिक की वाली बात करें तो वो थोड़ा एक डिफरेंट मोड में चली. उसके अंदर क्लस्टर बना करके हम किसानों को एफपीओ में बना रहे थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई.
वहां पर भी किसानों को सपोर्ट के रूप में इनपुट्स के लिए हम 25,000 रुपया तक दे रहे थे। पर इस सब के अलावा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन में जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। वो कस्टम हायरिंग सेंटर हो सकता है, इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो सकते हैं, रेफर वैन्स हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल था, कोल्ड चेन कंपोनेंट्स भी थे, और इवन ब्रांडिंग लेबलिंग के लिए भी वहां भी पैसा था। तो उसमें फर्क ये रहा दोनों स्कीम के अंदर, हालांकि पैसा लगभग लगभग बराबर था बट कंपोनेंट्स अलग अलग थे। पीकेवाई में जहां एफपीओज नहीं बनी वहां पे क्लस्टर्स इकट्ठे नहीं रह पाए काफी लंबे समय तक, जबकि उत्तर पूर्व में जहां हमने क्लस्टर्स को एफपीओज में कन्वर्ट कर दिया वहां वो बहुत अच्छे से रहे, और अभी भी वो क्लस्टर्स बिल्कुल अपने पुराने मूल रूप में चल रहे हैं। और यही एक रीजन है कि ये जो सक्सेस हमें उत्तर पूर्व के अंदर मिली थी, इसी को सामने रख के हम अब अगले साल से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो भी स्कीम चलेगी वो एमओवीसीडी जैसी वैल्यू चेन मोड में होगी, जहाँ किसानों को सपोर्ट भी करेंगे इंसेंटिव के रूप में, उनका सर्टिफिकेशन भी कराएंगे और उसके साथ साथ उनको मार्केट से भी जोड़ेंगे। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जितने भी हम क्लस्टर बनाएंगे उन क्लस्टर में हम उनको और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जरूर उनको एग्रीगेट करेंगे, उनकी कंपनी बना देंगे ताकि वो अपना आगे से मार्केटिंग कर सके। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बताया कि कितना हमें सक्सेसफुल मिली। पीकेवाई में ये 5.2 लाख हेक्टर जो एरिया है ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, सर्टिफाई हो चुका है। इसके अलावा लगभग 6 लाख हेक्टर एरिया ऐसा है जो अभी सर्टिफिकेशन की अलग अलग स्टेजेस में है। 15 लाख किसान इसके साथ जुड़े हैं और लगभग सभी जो जनरल क्रॉप्स होती हैं वो इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे स्टेट ने मार्केटिंग नेटवर्क भी डेवलप किया है, अपने ब्रांड्स भी बनाए हैं। दूसरी तरफ जो मिशन ऑर्गेनिक की बात करें उसमें करीब 71,000 हेक्टर एरिया हमने अभी तक किया है जो सर्टिफाई होकर के 140 एफपीओ के अंदर है। इसके अलावा इस भी करीब करीब 60-70 हजार हेक्टर एरिया ऐसा है जो अभी वेरियस स्टेजेस में है। पर चूंकि एक्सपोर्ट फोकस क्रॉप थी तो यहाँ पे हमने बहुत स्पेसिफिक क्रॉप का लिया हुआ है। मैं एक बार इंग्लिश में थोड़ा सा मैं पीछे से फिर से बोल देता हूँ कि Government of India started organic farming with the two dedicated scheme. One was the PKY and another was the MOVCD scheme. Under PKY, government was providing a support of rupees 50,000 per hectare. And out of this 50,000, 31,000 was provided as DBT to the farmers as a direct incentive. Then provisions were also there for capacity building, training, certification, and also for marketing support. So that branding can be done. You can create some local markets also. Some of the cluster groups have also opened the local market. Some they purchased the vehicles also and they started doing the weekly hart also, Javik weekly hart. On the contrary, the another scheme which was the for the northeastern region, it was in a value chain mode, where the clusters were transformed into the farmer producer organizations. Support structure was almost the same, but there was one added component. Besides, they were transformed into the farmer producer organization or farmer producer companies. Support was also provided to these organizations for creation of post-harvest infrastructure, like custom hiring center, integrated processing units, integrated pack houses, the refrigerated vehicles, or simple transport vehicle, four-wheeler, two-tonner truck, or cold chain components. So actually all these things, FPO and the post-harvest infrastructure has created a lot of appreciation. And due to these two particular reasons, these FPOs have been able to directly connect with the market. Now they are not selling their raw produce, they are value adding, processing by themselves, and then they are selling. So Recording stopped. Recording in progress. So keeping all these things in mind, now what we have thought of it, if from the next year, means from April 2022 onwards, whether it is a PKY or it is a MOVCD, both will be operating in the same value chain mode,
All the clusters will be converted to the FPOs. All the clusters will also be provided with the opportunity to develop their own what you can say post-harvest infrastructure. And I will clarify here, this post-harvest infrastructure which we provided, it was not free of cost. It was provided only on subsidy. FPOs were provided at a subsidy level of up to 75%. And same component we are giving there. In majority of the cases, FPOs, they themselves have raised the 25% share by their own membership, and some of the FPOs, so even they applied in different other schemes also, and they have created much bigger processing infrastructure than what we thought of it and we provided. Now, this is a very good success story put together if we see both the ways. Our farmers have been able to create the centers of production across the country. Almost about 11 lakh farmers under PKVY and almost about 1.5 lakh farmers under the MoECD scheme. This is the area and crop. PKVY is basically a general crop for domestic sales, while MoECD is a export focus. So there are very specific crops which comes up nicely in that region. इसके अलावा भी जो है PKVY के साथ साथ हमने 3 नए प्रोग्राम और शुरू किए थे इसके साथ. एक था नमामि गंगे का प्रोग्राम. इसमें क्या था कि 5 राज्य जहां से हमारी गंगा रिवर गुजरती है, उसके 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ का जो एरिया था, उसको हमने एक टारगेट रखा कि उसको हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें. वो करीब 3-3.5 लाख हेक्टेयर का एरिया है. उसमें से अभी करीब हमने सबसे पहले शुरू किया था 28,000 हेक्टेयर से. अभी एरिया बढ़ के 1,30,000 हेक्टेयर का हो चुका है. इसमें वही सारे हैं, फार्मर्स को सपोर्ट किया जाता है, उनको जो है सर्टिफाई किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, मार्केट लिंकेजेस की जा रही है. नमामि गंगे का ब्रांड भी है, वो भी लॉन्च हो गया है. एक दूसरी स्कीम हमने लॉन्च की थी, ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति. आप लोगों ने बहुत बात सुनी होगी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, वो भी इसी में शामिल है. हमने ये कहा कि ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो किस तरह का नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहें, वो कर सकती है. तो ये हमने किया. इसके अंदर अधिकांश फोकस जो है वो इंसेंटिव कम है इसमें, परंतु अधिकांश फोकस जो है मैन पावर क्रिएट करके डे टू डे बेसिस पर हैंड होल्डिंग करने पर ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया है. इन दो के अलावा तीसरा एक कंपोनेंट हमने और पिछले साल ऐड किया था, वो था कि हमारे देश के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं जहां अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता. तो उनको कैसे ऑर्गेनिक की मुख्य धारा के साथ जोड़े. तो उसके लिए हमने एक लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा था, जहां पूरा डिस्ट्रिक्ट या आधा डिस्ट्रिक्ट या एक ब्लॉक अगर है लगातार बड़ा एरिया है, तो उसको हम सीधा का सीधा सर्टिफाई डायरेक्टली करा सकें एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू, सो दैट उनके एरिया के जो फार्मर हैं उनको अपने एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ब्रांड डेवलप हो जाए. दूसरा एक बहुत समय से मांग थी कि जो बहुत सारे किसान होते हैं वो अकेले हैं, ग्रुप नहीं बना पाते हैं, पर फिर भी उनको सर्टिफिकेशन चाहिए. वो अपने आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनको मदद की भी ज्यादा जरूरत नहीं, बट सर्टिफिकेशन उनके लिए एक मुश्किल इशू था कि वो कर सकते हैं. तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम के तहत 1 अप्रैल 2022 से ये प्रोग्राम अब लॉन्च हो जाएगा. हालांकि हमने पिछले इसी साल में इसको कर दिया था, बट क्योंकि वो किस तरह से इसको रोल आउट करें उसको लेके कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से नहीं शुरू हो पाया, बट अगले साल से शुरू हो जाएगा, जहां पे उन किसानों को पूरा सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे एनसीएफ की तरफ से करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. उनको इसको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा. In English, I'll specify that beside the PKY and MoECD scheme, Government of India also started 3 components which were linked to the PKY. First was the Namami Gange, where 5 kilometer area from both the banks of the river Ganga in 5 states, UP, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. We
conceived the idea that all these 5-kilometer area should be converted to organic. Now this has started already in UP, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand. West Bengal, it has still not taken off. Initially, in first phase, we covered 28,000. Now we have already covered another 1 lakh hectares. So nearly 1,30,000 hectare area has been covered. Total area is almost about 3 lakh hectares. So we have to achieve another 50% target. Beside this, we also launched another scheme known as Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati. This scheme was mainly for the promotion of the natural farming or zero budget natural farming. In this scheme, incentive component is lesser, but major emphasis is on the hand-holding and continuous capacity building. Beside this, 2 small programs were also launched. One was the large area certification. We have got a lot of areas where farmers are still doing the same traditional organic farming. The entire area is free from chemical use. So such areas can also be transformed into the certified organic. And we have done it. Ladakh Islands, Ladakh we have done part area. Lakshadweep Island we have done. Car Nicobar Island we have done. And recently nowadays we are working on the conversion of the Dantewada district of Chhattisgarh state as the organic district of the country. Beside this, individual farmers were also interested to avail the certification, but the cost and the complexity was facing some problem. So we have launched another program for individual farmer certification assistance, which will be provided through NCF. This program will start actually from 1st April 2022. Now, how the BPKP work, I'll just give you an idea. For 3 years, assistance is given mainly for the, here major emphasis on hand-holding and training, that how we can provide a manpower which is based at the village and meeting with the members almost on weekly basis, day-to-day basis. They keep on organizing the training program and keep on telling the farmer that how natural farming can be done, and continuous talking, helping each other, learning from each other, and then adopting the organic farming. Here, our major focus was on bringing the farmers to the natural food. So that's why post-harvest, marketing, all other infrastructures, we have not added too much here. But our aim was that for first 3 years, we will encourage the farmers to join the natural farming movement. And later, when they join in, cluster size becomes reasonable, then they can also think of availing the facilities for brand building, marketing and value addition also. ये जो मैंने एक टेबल दिखाई है, ये बेसिकली जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का, जिसको हमने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नाम दिया है, जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का भी है, उसके लिए बताया कि हमारा क्या इसमें उद्देश्य। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये रहा है कि हम किसानों को पहले ट्रेनिंग करें, उनको बताएं, उनको फिल्में दिखाएं, उनको बताएं कि ऐसे भी खेती हो सकती है जो आपके बाप दादे पुरखे किया करते थे। फिर वो अगर तैयार होते हैं तो धीरे धीरे करके 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उनको प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ाएं। और जब वो बढ़कर के तैयार हो जाए, तब उसके बाद उनका क्लस्टर बनाएंगे, और क्लस्टर बना करके फिर वो जो भी दूसरी चीजें हैं Recording stopped. ये मैंने बताया कि जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है उसके तहत भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसमें Recording in progress. 8,000 रुपया पर हेक्टर के हिसाब से हम 5 साल के लिए देते हैं, और इंडिविजुअल फार्मर को भी अगर हम देंगे तो ये सपोर्ट Recording stopped. बट दिस सपोर्ट जो है इट विल बी अवेलेबल टू द सर्टिफिकेशन बॉडी और टू द रीजनल काउंसिल. फार्मर विल गेट द फ्री सर्टिफिकेशन अगेंस्ट दीज प्रोग्राम्स. आई होप अगर यहाँ तक आपको कोई बात करनी हो तो अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम. Yes. Anybody who wants to ask any question, please put up on the chat. और अभी तो हम लास्ट में हैंड्स रेज करेंगे क्योंकि then there'll be too many questions ना. तो आप लोग यहाँ चैट में लिख दीजिए क्वेश्चंस, और हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो.
तो we will ask you, we will open the forum, we will ask you to unmute yourself at the end only because नहीं तो webinar पूरा नहीं हो पाएगा. Okay, okay. So I'll carry forward with the other schemes also. There is one question is what is NMCG in Namami Gange project? NMCG means National Mission on Clean Ganga. Okay. So our Namami Gange program, actually it is driven, it's an agency, government agency, which drives this entire program. And in that program under NMCG, major focus in how we can clean the Ganga, how we can treat the water, like setting up of these sewage treatment plants and all those things. Under NMCG, conversion to organic is only a very small component. NMCG is a much bigger program. Okay. So, ma'am, if you permit, I'll just go ahead. I'll take another. I will just let you know the questions that are coming, and then you can incorporate in your as you go ahead. Okay. One is minimum land holding for taking benefit of scheme. Then for certification, to whom should we contact and how to get organic certification? मैं अभी यहीं पे इस बारे में थोड़ा अभी बता देता हूँ. एक तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो सारी की सारी स्कीम राज्य सरकारों के मार्फत से चलती है. All schemes are implemented through the state because central government does not have that much paraphernalia or the staff where we can go to the field, go to the farmer, go to the states and implement these schemes. So all our schemes are implemented through these states. And for organic and natural farming scheme, it is the agriculture department who is the nodal agency for implementing. भारत सरकार की जो भी स्कीम्स होती हैं वो सभी राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं. हम यहाँ से स्कीम बनाते हैं, प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद वो पैसा भी राज्य सरकार को दे देते हैं. फिर इसके बाद जो भी कार्यक्रम करना है, फील्ड पे ले जाना है, किसानों को जोड़ना है, किनको जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, ये काम जो है पूरा का पूरा राज्य सरकारें करती है. इसमें यह है कि हमने ये क्या हुआ है कि कोई भी स्कीम के अंदर किसान छोटा हो बड़ा हो कोई भी शामिल हो सकता है, बट जो मदद मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टर तक की होती है. तो हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को 1 हेक्टर की मदद दे करके जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जोड़ा जाए. ठीक है. दूसरा ये है कि ये जो स्कीम्स में इनमें जो सिलेक्शन होता है फार्मर्स का वो भी राज्य सरकारें करती हैं. उनका जिले में होता है, जिले में जो जिला कृषि अधिकारी होता है वो मुख्यतः इसमें जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं और वो ही किसानों को सेलेक्ट करते हैं किसको. क्योंकि देखिए स्कीम हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम देश के बहुत सारे किसानों को जोड़ पाए. पिछले 5-6 सालों में अगर दोनों स्कीम में देखें तो करीब 13-14 लाख किसानों को ही हम जोड़ पाए हैं. तो अब ये होता है कि जब इतने बड़े राज्य में जाते हैं कि वहाँ कितने किसानों को, तो हमारा पहला ये रहता है कि उन क्षेत्रों में जाएं जहाँ पे केमिकल का यूसेज बहुत कम है ताकि वहाँ पे किसानों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने में आसानी रहे. फिर वहाँ पे राज्य सरकारें अपने हिसाब से देखती हैं कि किन एरिया के अंदर कन्वर्जन बहुत आसान होगा और वो वहां से शुरू करते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. So there are certain questions which are there, but later on I think you can go in a flow and then you can, because they're basically on. मैंने 2-3 स्कीम के बारे में थोड़ा और भी लिखा है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ. उनके अंदर उन स्कीम में क्या क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर सब्सिडी अवेलेबल है. एक्चुअली आपके आगे के जो उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, इसलिए हो सकता है बहुत सारे हो जाएं. और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर दूसरे जो स्कीम्स के अलग अलग स्कीम की अगर डिटेल में जानकारी लेनी होगी तो अपन कोई दोबारा से एक दूसरी वेबिनार कर सकते हैं, उसके अंदर इसमें जानकारी दे देंगे. हाँ, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे SSST ट्रस्ट की जो है ट्रस्टी अर्चना जी भी हैं, तो वो भी उनसे भी मैं कहूँगी इसके बाद शी कैन ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस वॉट एवर शी हैज, एंड देन वी हैव सम पीपल फ्रॉम आवर ट्रस्ट मोर. सो जिसको भी बाद में मतलब इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग वी विल ओपन द फोरम फॉर एवरीवन टू आस्क. ओके. नाउ अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की स्कीम थी. इसमें आगे जाने से पहले मैं एक और बात बता दूं. अभी क्या है कि पिछले 6-7 महीनों से आपने देखा होगा कि नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि को लेकर के बहुत बात हुई. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है नेचुरल फार्मिंग के अडॉप्शन को लेकर के कई बार कहा है कि भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा
रूप में नेचुरल फार्मिंग से जुड़ना चाहिए। उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी कही कि जरूरी नहीं कि आप सारी खेती को अपनी नेचुरल फार्मिंग कर लो, बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं, आपको भी मालूम होंगे, आप दूसरे किसानों से पूछ सकते हैं। नहीं तो जीरो बजट के रूप में भी जो हमारे गुजरात के राज्यपाल है महामहिम, उनकी पुस्तक उपलब्ध है, उस पुस्तक को देख करके भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप चाहें तो किसी छोटे से एरिया से भी शुरू कर सकते हैं। आप 1/4 एकड़ से करिए, आधा एकड़ से करिए, 1 एकड़ से करिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये प्रोत्साहन रहा है, उसको देखते हुए अभी भारत सरकार की तरफ से भी एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि हो सकता है कि नेचुरल फार्मिंग का भारत सरकार की तरफ से भी उसमें कोई सपोर्ट और योगदान शायद जल्दी ही कोई स्कीम जो है वो अनाउंस हो जाए। And I also wanted to include here कि we are also Art of Living की SSIC ट्रस्ट भी हर तरह की ट्रेनिंग देती है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, टीचर्स को भी, और टीचर्स भी हम बनाते हैं उनके। तो आप हमसे संपर्क में रहेंगे तो आपको बहुत सारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बता पाएंगे। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा ये कि अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा 2-3 स्कीम के बारे में ज्यादा बात करूँ, वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर मैं सिर्फ 3 स्कीम के बारे में ही बात करूंगा, जिनका आजकल काफी थोड़ा सा नाम भी है और काफी कुछ इसके बारे में बातचीत भी हो रही है। इसमें 3 स्कीम है। एक तो हॉर्टिकल्चर की है, एक हमारी मैकेनाइजेशन की है, मशीन्स वगैरह के लिए है, और तीसरी स्कीम जो है वो ये है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार इस स्कीम के बारे में जिक्र करते हैं, तो मैं स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहला तो देखिए, जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, लेबर मिलती नहीं है, तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम मशीनों की मदद लें। मशीनें काफी महंगी भी हैं, तो हमारी 2 कैटेगरी ऑफ मशीन्स होती हैं। एक हमारे देश में देखा होगा, उत्तर के जो राज्य हैं हमारे, जैसे खासतौर से पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में धान की कटाई के बाद पराली को जलाने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इतना सब पॉल्यूशन भी होता है। तो एक अलग से स्कीम है भारत सरकार की, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जो पराली को मैनेजमेंट करने के लिए है। इसके अंदर सरकार कुछ मशीनों के ऊपर सब्सिडी देती है, ताकि किसान उस पराली को जलाने की बजाय इन मशीनों का इस्तेमाल करे और उसको भी एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर पाए। तो उसके 2 फायदे होंगे, एक तो किसान की उससे इनकम बढ़ेगी, वो रिसोर्स उसके पास आ जाएगा, और दूसरा मिट्टी खराब नहीं होगी, तीसरा जो हमारे वातावरण में पॉल्यूशन हो रहा है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर अलग अलग मशीनें हैं। एक तो जैसे हैप्पी सीडर होता है, तो उसके ऊपर सब्सिडी है, 50% तक लिमिटेड है यहाँ तक, जो मैंने लिख के दिया हुआ है। उसमें अलग अलग 9 लाइन के हैं, 10 लाइन के हैं, 11 लाइन के हैं, 12 लाइन के हैं, वो हैप्पी सीडर कितना एक साथ कर सकता है। तो उसका ये मशीन खरीदने के ऊपर 50% तक सब्सिडी है। अगर किसान ये चाहता है कि वो जो स्ट्रॉ खड़ा है, मतलब कंबाइन हार्वेस्टर से काट देने के बाद आधे से काटता है, तो जो खड़ा रह जाता है उसको चॉप करके, श्रेड करके, और उसको मिट्टी में मिला दिया जाए, तो मतलब स्ट्रॉ चॉपर एंड मल्चर, कि वो मिट्टी में काट के मिट्टी के ऊपर बिछा देता है, फिर उसके बाद हैप्पी सीडर से आप उसकी सोइंग कर सकते हो। तो इसके लिए भी ये अलग अलग 50% तक सब्सिडी अवेलेबल है। मशीन के साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग है। और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय की जो वेबसाइट है, उस पर भी ये सारी स्कीम्स की जानकारी अवेलेबल है। आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ हिंदी में भी अवेलेबल है, वहाँ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये उसी के अलग अलग मशीनें हैं जो इन 3, ये जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वाली स्कीम है बेसिकली 3 राज्यों में ही इंप्लीमेंट की जा रही है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लाउज हैं, जीरो टिल मशीन्स हैं। आप अगर मान लो चॉपर से काट के, रीपर से काट करके भूसे को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको बेलिंग करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बेल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मशीन है। और मशीन के साइज के हिसाब से उसका होता है कि भाई कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक फार्मर जो छोटा है उसके लिए तो हो सकता है इतनी मशीन की जरूरत भी ना हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत
कम वक्त के लिए रहेगी, बट अगर गांव के किसान मिल करके अपनी के कोऑपरेटिव बना के उससे करें तो उसमें ज्यादा इसका फायदा होगा। तो ये बहुत सारी मशीन है तरह तरह की, जो ट्रैक्टर पे माउंट होती हैं, खुद चलने वाली मशीन भी है ना, बेल बनाने वाली भी हैं। इसके अलावा ये दूसरी एक हमारी स्कीम चलती है जिसमें एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, राइस प्लांटर हो गया, आपके जैसे क्रॉप रिपर है, वीडर है, हैंड वीडर भी है, इंजन ऑपरेटेड वीडर्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड क्रॉप प्रोपेल्ड मशीनरी है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। तो ये सब भी अगर किसान भाई चाहते हैं तो ये हमारी मैकेनाइजेशन स्कीम से के तहत मिल जाता है। इसमें भी ये है कि ये सब स्कीम जो है जिला जो होता है, हमारा जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके थ्रू होती है। आप वहां से इनके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं और वहीं पे अप्लाई करके वहीं से ही आपको ये सब्सिडी डायरेक्टली मिल जाती है। इसमें दो तरह की कैटेगरी है, एक तो SC ST के लिए है, तो थोड़ा सा वहां पे जो सब्सिडी का लेवल है वो 50% तक रहता है। दूसरा जो है वो अदर बेनिफिशियरीज के लिए है, उसमें जो है क्वांटम थोड़ा कम है सपोर्ट का, और सब्सिडी भी थोड़ा सा कम होती है, 40% के करीब करीब होती है। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे ट्रैक्टर है, अगर SC ST के भाई खरीदेंगे तो उनको 2 लाख रुपए तक की सपोर्ट मिलेगी, जिसमें 50% की सब्सिडी है। पर अगर दूसरे कैटेगरी वाले लोग खरीदते हैं तो उनको 1,60,000 तक का ही सपोर्ट मिलता है और 40% की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से ये सारी मशीन्स हैं, इनके बारे में भी आप अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं और ये आगे मिलती हैं, आपके जो जिला है उसके अंदर से मिलेंगी। हियर in English I'll like to say that Government of India through a mechanization scheme is operating 2 type of programs. One is the crop residue management machines, but that program is applicable only in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, where machines are being supported with 50% subsidy, mainly for residue management or crop residue management, like reapers, cutters, balers, like that. And another scheme is that which is applicable throughout the country, where support is available for different machines like tractors, power tiller, self-propelled rice planter, self-propelled machinery like reapers, weeders, then diggers, auger, other planters like tree planters, then trolley, nursery media, filling machine, like that. So these supports are available in 2 categories. One is for the SC ST, small and marginal farmers, women farmers and Northeast state beneficiaries. Here the support is slightly higher and subsidy is up to 50%. And for other category, support is slightly lesser and subsidy is up to the 40%. All these details are available on the Ministry of Agriculture website, and there these guidelines are available in English as well as in Hindi. One most important thing, all these schemes are implemented through the district administration. So you can go to the district agriculture officer and the district collector office. There you can get the details, and there only you have to give the application form, and after proper selection procedure, they will select and you can buy it, and then the subsidy will be released. Only thing is, in this scheme, mechanization scheme, one particular component is that you can buy this equipment only from the manufacturers which are empaneled by the state government. You cannot go and buy from anybody else. There will be a list of empaneled suppliers. You can buy this equipment only from them. Among them, there is a long list of about 10, 15, 20 suppliers will be there. You can choose anyone and you can get it. Subsidy in this case, when you buy it, you pay only your part. Subsidy is directly reimbursed to the supplier. Now, beside this, there is another scheme known as Mission for Integrated Development of Horticulture. We call it as a MIDH. Now, under this scheme, subsidy and support is available mainly for the horticultural crops.
and this subsidy is available under different heads. First is like establishment of fruit gardens. Depending upon the type of fruit, what is the cost of the planting material. So you can get a subsidy from 65,000 to 2.5 lakh. For mushroom production, you can get up to 20 lakh for a big production unit. For compost making, suppose if you are going to make a community compost production plant, then you can get a support up to 20 lakh rupees. Support is also available for greenhouse making, polyhouse, net house, something like that. And the support is available from 450 to 1,650 per square meter. Certification for organic and good agricultural practices is also available. Like tractor and power tiller support is also available here under the MIDH also. इस जैसे मैंने बताया कि पहले जो एग्रीकल्चरल मशीनरीज के बारे में बताया था, उसके अलावा हमारी एक कृषि मंत्रालय की दूसरी स्कीम है जो हॉर्टिकल्चर, हमारे बागवानी क्षेत्र के लिए है. इस बागवानी क्षेत्र के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है. जिसमें जैसे अगर आपको फ्रूट गार्डन्स लगाने हो, नए लगाने हो या पुराने वालों का रिजुविनेशन करना हो, तो उसके लिए सपोर्ट मिलता है 65,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक. मशरूम उत्पादन की एक यूनिट लगानी है, छोटी से लेकर बड़ी तक 20 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलता है. कम्युनिटी कंपोस्ट प्लांट लगाना चाहें पूरे गांव के लिए, पूरा एक मैकेनाइज्ड कंपोस्ट प्लांट, तो 20 लाख रुपए तक की सपोर्ट मिलता है. ग्रीन हाउस, नेट हाउस वगैरह लगाएं तो उसमें 450 रुपए, 1650 रुपए पर स्क्वायर मीटर का सपोर्ट मिलता है. सर्टिफिकेशन के लिए भी है. और पावर टिलर और ट्रैक्टर वो उधर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम से भी मिलता है या हॉर्टिकल्चर की स्कीम से भी इसका सपोर्ट मिलता है. बट ये है कि ये सपोर्ट जो इस स्कीम के अंदर है वो उन्हीं किसानों को मिलेगा जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स लेते हैं या उनका हॉर्टिकल्चर का गार्डन है, इस तरह के. इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर एक और कंपोनेंट है पोस्ट हार्वेस्ट का, कि जब आपकी फसल आ जाती है उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस सब के लिए भी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के तहत सपोर्ट मिलता है. जैसे कोल्ड चेन कंपोनेंट लगाइए, जिसमें राइपनिंग चैम्बर हो सकता है, कोल्ड चैम्बर हो सकता है, कोल्ड स्टोर हो सकता है, तो 4 लाख से 25 लाख तक का सपोर्ट है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें तो 800 लाख तक की, मतलब 8 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट मिल जाता है. कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर लगाने के लिए है. प्रिजर्वेशन यूनिट, स्टोरेज, ओनियन स्टोरेज लगाना है. रेफ्रिजरेटेड व्हीकल के लिए 26 लाख रुपए तक का स्टोरेज मिलता है. और दूसरा ये कि हॉर्टिकल्चर गार्डन अगर पानी की प्रॉब्लम रहती है, आप कोई पॉन्ड बनाते हैं या कोई पाइपलाइन वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए भी सपोर्ट अवेलेबल होता है इसके अंदर. एक मैं ये सबसे आखिर में बताना चाहूंगा कि ये नई स्कीम है जो भारत सरकार की तरफ से अभी 2 साल पहले लॉन्च की गई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. आपने शायद कई बार प्रधानमंत्री जी को कहते हुए सुना होगा कि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2029-30 तक के लिए. जरूरत पड़ी तो इसमें और भी पैसा उपलब्ध रहेगा. इसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए आप लोन ले सकते हैं. ये जो स्कीम है इसमें सब्सिडी नहीं है. इस स्कीम की खास बात है किसी भी बैंक के थ्रू आपको लोन ले सकते हैं. इसमें किसी भी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है. आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, किसी भी बैंक से उसको अप्रूव करा लीजिए, उस बैंक को से जो भी लोन होगा वो आप ले लीजिए. रेट इंटरेस्ट की जो लगेगी वो उसी में लगेगी. परंतु लोन लेने के बाद उसमें क्या क्या इसमें मदद मिल सकती है स्कीम के तहत, वो आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या क्या कंपोनेंट हैं जिसके लिए आप इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन ले सकते हैं. एक तो सप्लाई चेन सर्विसेज, कि कैसे आप प्रोड्यूस को एग्रीगेट करेंगे, स्टोरेज करेंगे और उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है. वेयर हाउसेज आप बना सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, पैक हाउस बना सकते हैं. अगर आपको उसको कोई प्रोसेसिंग करनी, एसेइंग करनी, तो एसेइंग यूनिट लगा सकते हैं. सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की मशीनें लगा सकते हैं. कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोर, या आपको कोई प्री कूलिंग चैम्बर या कोल्ड चैम्बर लगाना है वो भी लगा सकते हैं.
लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे पैकिंग वगैरह का फैसिलिटी लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। प्राइमरी स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं और राइपनिंग चैम्बर लगा सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट हैं। इसके अलावा दूसरा एक कैटेगरी है कि अगर आप ऑर्गेनिक इनपुट का प्रोडक्शन करना चाहें, स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसमें कंपोस्ट बनाने से लेकर के बायो स्टिमुलेंट बनाना है। स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर मीन्स आपको स्प्रिंकलर्स लगाने हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंपोनेंट आपको लगाना है, तो इसमें से कोई भी कंपोनेंट अगर आपको करना हो तो वो आप लगा सकते हैं। इसके लिए सीधा आसान काम यह है कि आपको किसी भी बैंक के पास जाना है, उनसे लोन लेना है और लोन लेकर के आप अपना काम शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इस स्कीम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या खास बात है। उसका जो मेन बात है वो ये है कि जब आप लोन ले लेते हैं किसी भी बैंक से, तो आपका जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है उस पर 3% इंटरेस्ट जो है वो भारत सरकार देती है। आपको 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा अगर आपने लोन ठीक समय पर रिपे कर दिया, तो आपको 2% का दूसरा और सबवेंशन सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर आपका जो लोन है उसमें 5% की ब्याज कम हो जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो आमतौर पर बैंक वाला जो है वो गारंटी मांगता है, कोलेटरल मांगेगा, और कई बार छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए या किसान के लिए वो देना संभव नहीं हो पाता। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए के लोन पे क्रेडिट गारंटी भी भारत सरकार देती है। इस फंड के तहत मिलेगी। आप लोन लीजिए, गारंटी भारत सरकार देगी। बैंक को आपको कोई कोलेटरल 2 करोड़ रुपए तक का नहीं देने की जरूरत है, और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। एक और खास बात वो ये है उस स्कीम की, वो ये है अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर कहीं दूसरी स्कीम से सब्सिडी मिल रही है तो आप दोनों फायदे एक साथ उठा सकते हैं। आप जैसे आपने देखा ऑर्गेनिक में हम सब्सिडी देते हैं, या हॉर्टिकल्चर में 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी है। जैसे आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, आपने उसके ऊपर 25% की सब्सिडी आपको हॉर्टिकल्चर स्कीम से मिली, या 50% की सब्सिडी आपको ऑर्गेनिक की स्कीम से मिल गई, तो अब आपको 50% लगाना। तो ये बचा हुआ 50% आप इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन के रूप में ले सकते हैं। आप सब्सिडी से सैंक्शन करा लीजिए, तो दैट वो जो सब्सिडी उधर से सैंक्शन होगी दैट विल बी टेकन एज ए सपोर्ट। जो भी स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी यादव जी, कोई स्क्रीन पे लिख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मत लिखिए, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब एवरीवन। हाँ, तो ये आप मत करिए। जो भी कर रहा है, शायद आपका कोई बच्चा कर रहा होगा, प्लीज टेक नोट ऑफ इट एंड डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। इसको मिटा दीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि इस स्कीम से आप दो अलग अलग स्कीम से भी मिलने वाले फायदे ले सकते हैं। एक स्कीम से आपको सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को आप अपना प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के रूप में बैंक को बताइए। दूसरा जो बैलेंस अमाउंट जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो आप इससे लोन ले सकते हैं, और लोन भी जो मिलेगा उसमें 2 करोड़ रुपए तक की आपको क्रेडिट गारंटी मिलेगी। आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, और 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन है। अगर आपने टाइमली रिपे कर दिया तो बाद में 2% का भी आपको इंटरेस्ट का रिफंड मिल जाता है। इसमें कोई भी ले सकता है। आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मर्स अगर अपना जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाते हैं, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एग्रीकल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इवन कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी ले सकता है। यहाँ एक बात देखने की है कि आपका जब आप इसमें आते हैं तो कोई आपका लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपकी कंपनी हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव हो, वो होनी चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ लोन नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कोई ना कोई लीगल एंटिटी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताता हूँ। ये जो हमारी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की है मैंने,
agriculture, whatever I said about the agriculture infrastructure, this is a unique scheme. In this scheme, there is no subsidy. This scheme provides for interest subvention and credit guarantee. I have given the list of the components. These guidelines are also available on the internet. You can download from anywhere. There are a lot of post-harvest. This under Agriculture Infrastructure Fund, support is available only for the creation of infrastructure after the harvest of the crop, not for cropping operations. And then here subsidy is not available. You can get the loan from bank, and on the loan you get the support for interest subvention, minimum 3%. If you repay it timely, you can get another 2%. And most important thing is here you can get a credit guarantee of up to rupees 2 crore. Means for a loan of up to 2 crore, you do not need to give any collateral guarantee to the bank. Bank will apply to the government will give the guarantee. A very nominal fee is taken for this guarantee, and you can take the loan, and you can also get the benefit of the interest subvention. Now, this Agriculture Infrastructure Fund scheme also have a very specific provision that if you are getting some subsidy support through some other scheme, normally what happens in government scheme, you can take the support only from one scheme. You cannot take the support for the same item from two schemes. But here you can take the support from two schemes. You can take the subsidy from any other scheme. That subsidy amount, you can treat it as a promoter's contribution, and remaining amount you can take as a loan under this component, where you can get interest subvention, you can also get a credit guarantee. But this is available for a certain category of beneficiaries, which can be the Agriculture Credit Society, Marketing Cooperative Society, Farmer Producer Organizations, Self-Help Groups, Farmer Joint Liability Groups, Multipurpose Cooperative Society, Agri Entrepreneurs, Startups, or even the public-private partnerships. Even the central and the state government agencies, local bodies also, they can also take the advantage out of this. So this was all about the different schemes. Yeah. I'll just unshare it. Okay. I tried to give it, although there are many schemes, still 2-3 schemes have left. So I thought this time only 3 schemes will do. Next time we will take up the other schemes also. या हमें आपको बार-बार बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। जितनी बार बुलाएंगे मैम हमें हाँ, कई लोगों ने लिखा है कि बहुत इंफॉर्मेटिव है और मुझे फोन पे भी आए मैसेज। तो जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप को जो रेलेवेंट लगे, सो शुड आई रीड देम टू यू? और आप बोलते जाए मैम, सबको सुनता भी रहेगा ना कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। So is there any official website where we can read in detail about all these schemes? ऐसा है, अगर आप गूगल में जाकर के एग्रीकूप AGRICOOP करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट खुल जाती है। उसके अंदर आप डिविजन्स में जाएं, अलग अलग डिविजन्स हैं, हर डिवीजन की अंदर उसकी स्कीम की गाइडलाइन अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, पहले आप इंटरनेट में खोलिए, वहां पे टाइप कीजिए एग्रीकूप AGRICOOP, तो वहां आ जाएगा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट का आएगा। उसको क्लिक करें तो वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में जाएं, डिविजन्स, संभाग, उसको खोलिए तो अलग अलग डिविजन्स है। हर डिवीजन की जो स्कीम है वो उस डिवीजन पे क्लिक करने में दिख जाएगी। वहां से आप उसको स्कीम को डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे ये करिएगा कि आप मुझे लिंक भेजिएगा और वी विल मतलब नेम्स ऑफ द दोज, सो आई कैन जस्ट मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक भेज दूंगा, आप बाकी सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, एंड इन्होंने लिखा है विजय जी ने, इफ वी वांट टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, डू वी हैव एनी स्कीम्स? तो वो तो आपकी यही आपने बताया है कि अगर ग्रुप में है तो भी हमारे पास स्कीम्स है और इंडिविजुअल के लिए भी है। नहीं, स्कीम तो देखिए हमारा क्या है, इंडिविजुअल के लिए तो जो स्कीम है हमारी केवल सर्टिफिकेशन मिलता है, उसमें और कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। बट बाकी जैसे PKY के तहत है, BPKP के तहत है, अगर आप क्लस्टर बना करके करते हैं तो उसमें आपको पूरा हैंड होल्डिंग सर्टिफिकेशन, सारे सपोर्ट उसमें अवेलेबल है। और हो सकता है अभी नेचुरल फार्मिंग के लिए BPKP है अभी तो,
बट हो सकता है कि शायद अगले साल तक एक नई स्कीम भी शायद भारत सरकार की तरफ से लॉन्च हो सके। ओके, पार्थु जी ने बोला है कि द स्कीम्स आर रियली गुड बट वी एज फार्मर्स आर नॉट एबल टू एक्सेस दोज। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल बट डोंट नो वेयर टू कनेक्ट। बंगाल का तो मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कोई कह नहीं सकता। कारण क्या है कि ड्यू टू वन और द अदर रीजन भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स इस वक्त बंगाल में चल नहीं पा रही हैं। तो उम्मीद है कि शायद जल्दी वो ये स्कीम्स वहां भी चलने लगेंगी। बाकी अन्य सभी राज्यों के अंदर ये उपलब्ध है। ओके ओके, मैंने बताया ना वो हमारा नमामि गंगे का प्रोग्राम का स्कीम 5 राज्यों के लिए है, 4 राज्यों में अच्छी चल रही है, एक में शुरुआत ही नहीं हुई। ऐसे हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम का भी क्या है कि पीकेवाई का बाकी सब राज्यों में चला, बट बंगाल के अंदर बहुत कम ऑफ टेक हुआ है स्कीम का। ओके, तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में वेस्ट बंगाल में भी लोगों को पूरा एक्सेस होगा सभी स्कीम्स का। इज देयर एनी ऑफिशियल साइट यू हैव ऑलरेडी गिवन? मैंने व्यक्तिगत सर्टिफिकेशन यूपी सो का लखनऊ में कराया है। मेरा 6 वर्ष पूरा हो चुका है, 7वां रन कर रहा है। क्या मुझे सरकार कोई लाभ दे सकती है? नहीं, देखिए अभी तो आपने सर्टिफिकेशन तो आपने करा ही लिया अपने आप पे, 6 वर्ष आप कर भी गए, हो भी गए हैं, तो अब तो आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन सपोर्ट तो मिलेगा नहीं। इंडिविजुअल किसान के लिए तो ऐसा कोई सपोर्ट अवेलेबल भी नहीं है। जब आपने सर्टिफिकेशन करा लिया तो आप तो बहुत सक्षम किसान हैं। आप तो मार्केटिंग करिए। यस, एंड इनफैक्ट आप बहुतों को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुतों को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आसपास के 10-12 किसानों को जोड़ लें साथ में और उनके साथ मार्केटिंग शुरू करें, तो आपका भी फायदा होगा और बाकी सब जो आपके साथ जुड़ेंगे उनका भी बहुत अच्छा फायदा होगा। There is a question by Suren Singh which is not very clear, but it is talking there. He's talking about any scheme where forestry and organic farming. I think he must be talking about agroforestry and organic farming can be brought together. उनका आपस में हम कैसे कर सकते हैं? I think मतलब in practicality both can be brought together and both can be integrated. But as far as the schemes are concerned, so far there is no scheme which considers the agroforestry as a part of the organic farming. Okay. इन रुचिका जी ने पूछा प्लीज रिपीट बुक नेम सर। तो आपने जो बुक आई थिंक जीरो बजट फार्मिंग के लिए मेंशन की थी, जीरो बजट फार्मिंग की प्राकृतिक कृषि करके एक बुक है। हाँ जी, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है फ्रीली। अगर आप मेरा ख्याल है गुजरात राजभवन की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे वो एक बुक जो है आचार्य देवव्रत द्वारा लिखी गई है, जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात राज्य के, उनके द्वारा लिखी गई है और आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो मैडम ऐसा है, मैं इस किताब को आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ग्रेट ग्रेट, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। पूरी 158 पेजेस की किताब है, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जिसको चाहें भेज दीजिएगा, सब अपने मोबाइल में पढ़ लेंगे इसको। ओके, कपिल हमारे जो बहुत एक यंग फार्मर है और इन्होंने एक मतलब वो जो वापस गांव की तरफ वापस में पहल, ये ग्रुप ऑफ यंग फार्मर्स हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं बट दे हैव गॉन बैक टू एग्रीकल्चर एंड दे डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने पूछा है कि ये जो मशीन्स आपने बताई उनके प्राइसेस बिना सब्सिडी के यहाँ दिए हैं विद और विद सब्सिडी? नहीं, यहाँ पे जो हमने प्राइसेस दिया है वो केवल उतना ही है कि कितने अमाउंट तक की सब्सिडी मिलेगी और कितने प्रतिशत होगी टोटल कॉस्ट का। मतलब सरकारी स्कीम में ऐसा होता है कि मशीन की प्राइस तो बदलती रहती है ना, वो तो बढ़ती रहेगी, बट एक बार जब स्कीम होती है तो उसमें हम कह देते हैं कि हम आपको 40% तक सब्सिडी देंगे, और 40% में भी एक सीमा है कि 40% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज लाइक दैट। सो आई थिंक कपिल आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, एक बार ये क्वेश्चंस थोड़ा सा और हम आगे ले लें। Which government body agency does certification for group of farmers and what are measures and guidelines to start an FPO? आपने इसके बारे में बताया है बट आप एक शॉर्ट में इनको रिवाइज मैं आपको पहले तो एक बता दूं, एक FPO बनाने के लिए भारत सरकार की एक अलग से एक स्कीम है, हम उसको बोलते हैं 10,000 FPO स्कीम, 10,000 किसान उत्पादक समूह योजना करके एक है, वो पूरे देश में चल रही है। 6-7 संस्थाएं हैं जिनके थ्रू ये स्कीम चल रही है। इस स्कीम की एक तो खास बात है कि ये स्कीम उन 6 संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, इसमें राज्य सरकारें शामिल नहीं, तो आप उन संस्थाओं के साथ जाकर के कर सकते हैं।
तो आप हमें उन संस्थाओं के भी थोड़ा सा डिटेल मैं बता रहा हूँ अच्छा आपको। इस प्रोग्राम के तहत कोशिश ये की गई है 10,000 FPO 25-26 तक बनानी है, और कोशिश ये होगी कि भारत के हर ब्लॉक में कम से कम एक FPO जरूर बने। ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉक में जहां FPO बन चुकी होंगी वहां एक से ज्यादा भी हो जाएंगी, बट कम से कम हर ब्लॉक में, मतलब हमारे यहाँ लगभग 7,200 से कुछ ज्यादा ब्लॉक्स हैं, तो कोशिश ये होगी कि स्कीम के तहत सारे के सारे 7,200 ब्लॉक में कर लिया जाए। आप नोट कर लें जो 5-6 संस्थाएं हैं। सबसे पहली तो संस्था है नाबार्ड, सब किसान लोग को जानते होंगे। नाबार्ड के पास सबसे ज्यादा बड़ा शेयर है। उसके बाद दूसरी संस्था है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, SFAC। ये भी पूरे देश में पहले कई सालों से FPO बनाने के लिए कार्य कर रही है, ये संस्था है। तीसरी संस्था है नाफेड। नाफेड को भी किसान भाई सब लोग जानते होंगे। ये तीनों बहुत नामी गिरामी संस्थाएं हैं, सब पूरे देश में इनकी जो है ब्रांच ऑफिसेज हैं, शाखाएं हैं, वहां से आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो उसमें होगा ये कि अगर आपके ब्लॉक में उन्होंने पहले से ही कोई FPO बनाने के लिए दे रखा होगा तो आप भी उस FPO में शामिल हो सकते हैं। ग्रेट। आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं, 35 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस मोर, बट आई विल बी वेरी क्विक। और जो हम थोड़ा सी कर सकते हैं, एनी सब्सिडी फॉर एग्री टूरिज्म which is based on organic farming? Actually, agri-tourism is not part of the activity of agriculture. तो वो टूरिज्म का पार्ट है, उधर से मिल सकता है। बाकी हमारे इधर से भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें एग्री टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मंत्रालय में हम किसानों को सपोर्ट करते हैं और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। ओके। हाउ टू गेट एक्सेस इन मध्य प्रदेश? आई थिंक आपने बताया है जिलों में और स्टेट लेवल पे, फिर भी आप इनको मध्य प्रदेश में तो आप आराम से अपने जो है ना जिला अधिकारी से जाके बात करें। मध्य प्रदेश के पास हमारा जैविक का और प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा शेयर उन्हीं को दिया गया है, तो वहां वो कर रहे हैं, तो आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, DM, DC, आप जो भी हैं वो, मतलब जो ऐसा ना सीधे, एक्चुअली हम लोग तो इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, हम लोग तो राज्य सरकारों के ऊपर आश्रित हैं। तो राज्य सरकारें जो हैं और उनका जो जिला प्रशासन है वहीं के ये सारी स्कीमें चलाती हैं। रुचिका इज ऑल्सो आस्किंग नागपुर महाराष्ट्र के लिए, तो आई थिंक द सेम आंसर आप बता सकते हैं नागपुर के लिए भी। अपने वहाँ के SDAO जो होता है ना, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनके ऑफिस जाके आप पता कर सकते हैं वहाँ पे। Is there any scheme to help farmers who have cattle feed cows which stopped milking and also male calves? In my area, Gir Somnath, for most farmers release these cattle onto the street to eat plastic and slowly starve. I am building Goshala and I am wondering what to do when I reach my full capacity. वो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, हमारे एग्रीकल्चर का नहीं, वो लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है। तो मैं इसमें पूरी जानकारी अगर अगली बार कभी मिलेंगे तो मैं लेकर के आऊंगा, तब बता दूंगा। बिल्कुल, ये हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है। इनफैक्ट अर्चना जी ने भी यही पूछा था कि कैसे हमारे जो हमको, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में हमें गौ आधारित खेती है, तो हमें गाय रखना जरूरी है, और हमें उस गाय के गौपालन के लिए क्या क्या हमें सब्सिडीज और क्या सपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो उस पे भी आपको थोड़ा हमें नेक्स्ट टाइम बताना होगा। And what is the minimum farmer member possible to form and avail subsidy by the Agricultural Ministry? I couldn't understand what is the minimum farmer size. The minimum farmer size is, there are many schemes which are available to the individual farmer. You can avail those facilities as an individual capacity, like agriculture mechanization, etc. But there are some program like organic program where you have to make a cluster. Yes. So minimum size, initially we kept it 500, but now we have reduced it to 100. और FPO मेकिंग में जो है वहां पे ये रखा है कि आप कम से कम प्लेन एरिया में 300 और पहाड़ी एरिया में 100 फार्मर को जोड़ करके एक FPO बना सकते हैं। Sir, AC van, they need AC van for vegetables, because like Kapil, others are also marketing their vegetables produced by natural farming.
So how to get vans under which scheme? Right now, agricultural refer vans are available from 2-3 areas. MOFP, Ministry of Food Processing, is also providing subsidy for that. You can get it from there. Under our horticulture scheme of Ministry of Agriculture, refer vans are available. So you can also take it from there. And in northeastern states, refer van support is also available under the Mission Organic Value Chain. So if you belong to the Northeast, there also you can take it from there. A subsidy up to 26 lakh rupees is available, which is 50% or maximum 26 lakh, whatever is lesser. Okay. I hope it answers the question. और एक और question है, I am an organic farmer but have no land and paper. ये बहुत सारे लोगों का problem है जो natural farming कर रहे हैं लेकिन उनका land उनके नाम पे नहीं है. Doing farming in some other land. So no schemes are used by me. Is there any individual support program for organic farming if I don't have my own land? आपने आंसर तो किया है इसका लेकिन I just that's a very tricky and very difficult scenario. If you do not have land in your name, then you don't fall into the category of a farmer. Farmer is the one who owns the land. And Government of India is putting a lot of efforts how to define and how to make it. In many cases, what happens, suppose if you are a tenant farmer, you can get certain benefits, but provided you have the documents to prove that you are a tenant farmer. Now, in majority of the cases, what happens, you take the land simply on words and till it, and you don't have any document. And without the document, so then it becomes a very open Pandora's box. How government will ensure? Yes, how to net, but because a farmer is identified by the land, Yes, farmer is identified by the land only. Okay. If land is not there in your name or in your father's name, then it's very difficult. Okay, so our Arun Rathorji is asking, can he know more about ENAM platform? We can talk some on other day because ENAM itself is a very big subject. Okay. हाँ, so I have already made another WhatsApp group, तो मैं उस WhatsApp link को भी मैं share कर दूंगी सब groups में. वो WhatsApp group भर गया है, मुझे पता चला है, so I have already made another group. Okay, 10,000 किसान उत्पादक संघ की क्या योजना है सर? As I have already said, बता दिया है मैंने. Yes. भारत सरकार की तरफ से 10,000 उत्पादक समूह बनाने की योजना है 2025-26 तक. इसमें 4 संस्थाएं हैं, नाबार्ड, आपका SFAC, NCDC और नाफेड. ये संस्थाएं हैं जो पूरे भारत में फैली हुई है. इनके हर एक राज्य में इनके शाखाएं हैं, दफ्तर हैं. नाबार्ड का तो दफ्तर ऑलमोस्ट देश के हर जिले में भी है. आप वहां से जाकर के पता करते हैं. और हमारी कोशिश स्कीम के तहत ये हो रही है भारत सरकार की कि हर एक ब्लॉक में कम से कम एक FPO जरूर बने. तो आप नाबार्ड से या किसी से भी पता कर लीजिए. जैसे कर्नाटक राज्य ने अपनी कुछ अलग से संस्थाएं बनाई, उनके थ्रू भी FPO बना रहे हैं. उत्तर पूर्व में नेरामेक एक संस्था है, उसके थ्रू भी FPO बनाई जा रही. आप जो भी अपने वहां पे नाबार्ड के थ्रू अगर आप जाके पता करेंगे तो बता देंगे कि उस ब्लॉक में, उस जिले में कौन कौन सी संस्थाएं उत्पादक समूह या उत्पादक कंपनी बनाने के लिए कार्य कर रही हैं. और वो आपको उसका पता भी दे सकते हैं. वहां से आप उनके साथ जुड़ करके कर सकते हैं. इसके अलावा भी अगर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के किसान आना चाहते हैं और वो अपनी अलग से FPO बनाना चाहते हैं, तो हमने अभी जो अगले साल से जो हमारी PKVY स्कीम चालू होगी, उस PKVY स्कीम में हमने ये प्रोविजन किया कि ऑर्गेनिक के इस 10,000 के अलावा भी अगर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की FPO या नेचुरल फार्मिंग की FPO बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी PKVY के तहत मदद मिल जाएगी. बट वो स्कीम 1 अप्रैल 2022 से शुरू. वेरी नाइस. तो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, थोड़ी देर और ले सकते हैं क्या हम आपका टाइम? कोई बात नहीं, घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
Okay. There's a question: why government not giving equal importance to general farming as like horticulture? Overall, farmers are more only in horticulture. More than only horticulture. I have not understood the question. तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए क्या? इक्वल इम्पोर्टेंस टू जनरल फार्मिंग उनका है. कहना यह है कि हॉर्टिकल्चर वालों को ज्यादा मदद मिलती है, ओके. बाकी जो दूसरी फसल उगाते हैं उनको मदद कम मिलती है। एक तो क्या है, हम आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया के उस वक्त में आ गए, हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। मदद के भरोसे रहना, मदद क्या, तो देखिए सरकारें कितनी मदद करें, हर किसान तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो हम कोशिश ये करें आपस में जुड़ें, छोटी छोटी जोत हो जाने के कारण हम ठीक से सफल नहीं हो पाते, थोड़ा जुड़ें, ग्रुप बना लें, और फिर एक कॉम्पैक्ट पैच बन गया 10 हेक्टर का, 15 हेक्टर का, 20 हेक्टर का, हम सब मिलकर के इकट्ठा करें और फिर उसमें हम मिलकर के मदद भी लें और अच्छी खेती करें और आगे बढ़ें। आज खेती में मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा। देखिए, इस दुनिया में वो सक्सेसफुल होता है जिसे अपना माल खुद बेचना आता है, चाहे वो खेती हो चाहे कोई और हो। आप अगर उत्पादक हैं और आप बेचना नहीं आता और आप दूसरे के माध्यम से बेचते हैं, तो आपको मार्जिन उसमें बहुत कम मिलेगा। सबसे ज्यादा मार्जिन अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखें, किसी भी प्रोडक्ट की उत्पादन लागत में जो बाजार में मिलता है जितने पैसे हैं, उसके आधा जो होता है वो केवल उसकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। उत्पादन लागत केवल आधी होती है। तो अगर किसान हमारा ये सीख ले कि मुझे कैसे बेचना है, तो उसको फिर किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि आप देखिए, जितने में कोई चीज किसान से बिकती है और कंज्यूमर को जाती है, उसमें बहुत फर्क है। अगर किसान समूह बना के, ग्रुप बना के, अपनी कंपनी बना करके खुद बेचने का काम करेगा, तो बहुत सारे मिडिलमैन को बीच से हटा सकता है और उसका फायदा अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो आप कोई भी खेती करें, कोशिश ये करें कि आप ग्रुप बना करके करें, वो करें जिसको आप आसानी से बेच पाएं, और थोड़ा सा अलग हटके करें तो और भी अच्छा रहेगा। एनी सब्सिडी ऑन बाइंग एग्रीकल्चरल लैंड? नो, लैंड परचेज करने पे कोई सब्सिडी नहीं होती। ओके, आई अंडरस्टैंड। एंड क्यों है ये भी? अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ कैटल गौशाला से पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि विल हैव अनदर वेबिनार ऑन दिस, बिकॉज इस पे हम बहुत सारा अभी आंसर करेंगे तो बहुत ही स्कैटर्ड हो जाएगा। हो जाएगा। दूसरा क्या, आज मेरे पास उतनी पूरी जानकारी नहीं है, अगली बार जब करेंगे मैं पूरी तैयारी के साथ होऊंगा ताकि आपको उस बारे में भी अच्छी जानकारी दे सके। आपने पिछली बार हमें इस पे टॉपिक पे पूरा एक वेबिनार भी लिया था, लेकिन इस बार भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इज गवर्नमेंट हेल्पिंग इन मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? हमारी ये जो भी स्कीम्स है ना, उन स्कीम के तहत, इन सारी स्कीम्स में मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ कुछ पैसा रखा गया है। अगर आप क्लस्टर के मेंबर हैं तो फिर आपको मार्केटिंग सपोर्ट करने के लिए भी मिलता है। पर एक बात मैं बता दूं, मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सरकार आपसे खरीदेगी, नहीं। मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब है कि सरकार आपको वो सब मदद करेगी जिससे आप खुद मार्केटिंग कर पाए, आप इतने सक्षम हो पाए। जैसे प्रोसेसिंग करनी है आपको, प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट मिल सकता है। आप रेफर वैन चाहते हैं, एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चाहते हैं, उसके लिए सपोर्ट मिल जाएगा आपको। सरकार आपके राज्य में जो है, आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसकी ब्रांडिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, उसकी थोड़ा सा पब्लिसिटी कर देनी है, उसके लिए मदद मिल सकती है। बट अल्टीमेटली मार्केटिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यस, एब्सोल्युटली। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लू। So the next question is, okay, what is the subsidy to help the organic certification? आपने बताया है, it is quite a large annual cost and requires lot of paperwork which is hard for most of the farmers to do. Organically certified farmers I know have hired someone full time just to deal with the paperwork and compliance.
तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? First thing I'd like to clarify here, we have two types of certification. One is the participatory guarantee system, which is very simple, does not require much of the documentation, and cost-wise is also almost very small cost. If you are selling your produce into the domestic market, then you do not require a third-party certification. Why? If you have to sell it locally into the nearby city or to the local trader, why you need a third-party certification? It's unnecessary and costly affair. One. Only thing is that if you are having a big piece of the lands, you are having quite a good sizable production, then only you can think for export or supplying it to the exporter. In that case, you require a third-party certification. Third-party certification is based on the international norms. One thing I'd like to clarify here, just you have a NPOP certification, you cannot export it. In organic sector, every country has got its own regulations. So when you are exporting anything, you have to comply the regulation of the two countries. One, for exporting from India, that is the NPOP. Another is the regulation of the importing country. Suppose if you are sending to the Europe, so you require two certificates, one from NPOP, another for European Union. If you are exporting it to the America, then Indian and the American certification. So two certificates. So in those cases, all these certification systems are very costly because they are based upon the international norms. A lot of testing is done, a lot of due diligence is done, a lot of documentation is done. Then naturally, they need to be resorted only when you have sizable production, you have capability to supply in bulk, and if you have that amount of land, then at least you can do it. Now, documentation, as I said, they have to hire somebody to maintain the documentation. If you are an individual farmer, then documentation is not very complex. Anybody can maintain it. But if you are a group, if you are doing the group, then certainly you will require some professional help of some professional person to maintain all the documents of all the 100, 200, 500 farmers are there. Then a lot of documentation is needed. We tried a lot to keep the things simple, but if you make the things too simple, then other country will not accept it, because they also have certain requirement. If your certification system follows the ISO norms, then only they accept your certificate, otherwise they will not. So some requirements are under compulsion. वेरी नाइस, क्योंकि अगर हमारा उसकी इतनी सारी जानकारी नहीं होगी तो इसका पूरा सर्टिफिकेशन की वैल्यू भी नहीं रहेगी ना। तो वैल्यू भी नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, मैं सबको कहता हूं, देखिए अगर आप छोटे प्रोड्यूसर हैं, आपको देश में ही बेचना है, तो आपको क्यों थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चाहिए? आप पीजीएस से भी काम चला सकते हैं, जो लगभग बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। और अभी धीरे धीरे पीजीएस की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ गई है। देखिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हमारे देश में 2000 में चालू होता, आज 20 साल हो गए, 20-22 साल पुराना हो गया। पीजीएस 2016 में चालू हुआ है, अभी 3-4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं। धीरे धीरे इसकी भी मार्केट में एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती जा रही है। दूसरी बात क्या, हमारे देश के अंदर जो हमारा खाद्य का कानून है, वो दोनों ही सर्टिफिकेशन सिस्टम को बराबर की मान्यता देता है। तो आपके पास लीगल मान्यता है, बाजार में एक्सेप्टेबल है, आप अगर आपको देश में ही बेचना है तो कराइए। उसमें एक्सपोर्ट के लिए आपको तभी करना है। मैंने देखा बहुत से किसान हैं, वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराएंगे, 10 साल से कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं होता कभी कि आप एक्सपोर्ट कर पाए। और एक्सपोर्ट, दूसरी बात क्या है, बहुत रिस्की बिजनेस है। किसान के लिए या किसान समूह के लिए सीधे एक्सपोर्ट करना आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता जब तक कि आप बहुत बड़े ना हो। जैसे ग्रेप एसोसिएशन है, वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, वो कर सकती हैं, वो रिस्क भी ले सकती हैं। क्योंकि मामला यह है कि आपने यहाँ से भेजा, बाहर जाकर के रिजेक्ट हो गया, टेस्ट में फेल हो गया, फिर आप क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे? यू नीड ऑल दोज कॉम्पिटेंसेस। Yes, yes. There is a question by Mukund Sauji. Can subsidy on mechanization is available for Odisha state? He's asking all about. Yes, all this. All schemes are available across the country in all these states. He is also a very, very active and a very dedicated natural farmer.
ओके, मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्तिगत योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बिजनेस सिंडिकेट हावी है। सामान्य किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? ये तो राज्य सरकार के हिस्से का काम है, तो वो ही बताए। हाँ बिल्कुल। ओके, देन देखिए ऐसा ना, सिंडिकेट तो कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है। हमें देखना है कि हाउ टू डील विद इट। अगर हम अकेले होंगे तो शायद मुश्किल होगी, बट अगर हम मिलकर करेंगे तो डील कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। ओके, संजय मेहता जी ने हिसार हरियाणा से में लिखा है, मैं 2017 से गौपैथी से बागवानी व कुछ फसलें कर रहा हूँ, तो मुझे सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे एरिया में मैं अकेला हूँ। तो अभी तो अकेले भी हरियाणा में कहाँ पे हैं? संजय जी आप लिख सकते हैं, आप कहाँ पे हैं। अभी मैं आपको अनम्यूट भी कर देती हूँ। एंड आई थिंक वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ, एक दो क्वेश्चंस। तो एक तो आप लोग, कपिल आप भी अपना हाथ रेस कर दीजिए, और संजय, कपिल मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप बहुत देर से कह रहे हैं, तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, एंड देन संजय जी भी कर सकते हैं। ओके कपिल, कैन यू स्पीक नाउ? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ जी। यस मैम। जी सर, सर ये मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने बताया सर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर हम लोन ले सकते हैं। सर हमने पहले PMEGP प्रोजेक्ट के अंडर, योजना के अंडर सर ट्राई किया था, और सर हमारे रजिस्टर्ड फर्म भी है, और बट सर दिक्कत यह है कि बैंक एंटरटेन नहीं कर रहा सर, बैंक की तरफ से परेशानी आ रही है। तो क्या सर इसमें भी कुछ ऐसी ही परेशानी आएगी? लेकिन आपने इसमें क्लियर कट बोला कि सर आप किसी भी बैंक में जाके लोन ले सकते हैं। कोई भी सरकार ने काफी कोई भी शेड्यूल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं। आमतौर पर पहले क्या होता है कि बैंक में क्या होता है, देखिए कुछ तो क्या होता है कि लोन लेने की एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके पास जमीन होनी चाहिए, उसी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, फिर कुछ परमिशन वो होनी चाहिए, वो सब तो रहेगा ही, अपनी जगह रहेगा। खाली क्या है कि इसके तहत इस स्कीम में दो मेजर फायदे हैं। एक तो ये कि जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है वो आपको कम देना पड़ेगा, 3% आपको कम लगेगा, 3% सरकार दे देगी। दूसरी बात क्या है कि आप 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी, जिसमें आपको कोलेटरल नहीं देना है, वो भारत सरकार दे देगी। और मैं कहता हूं हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं वो बहुत एक्टिव है इस मामले में, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी बैंक आपको क्रेडिट गारंटी देने से मना कर रहा है तो आप सीधे हमारे जो सचिव महोदय हैं संजय अग्रवाल जी, आप उनको सीधे पत्र लिखिए, वो जरूर ध्यान देते हैं इस बारे में। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव हैं, और खासतौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई भी कंप्लेंट आती है तो बैंक के पीछे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। संजय मेहता जी, आप भी अपने को अनम्यूट करके पूछ लीजिए जो भी आपका क्वेरी है। ओके, आई थिंक वो नहीं कर पा रहे। आप अनम्यूट कर रहे हैं संजय मेहता जी? आपको मैंने, हाँ अनम्यूट कर लीजिए अपने को। नमस्कार। हाँ जी। मैं संजय मेहता, गांव कुलेरी, जिला हिसार, हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी सर मैं 2017 से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ गोपैथी से, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र और जड़ी बूटियों से जो है जी अपने खाद और इंसेक्टिसाइड्स बना के। जी मेरे एरिया का मैं अकेला ही फार्मर हूँ। मेरे पास सिट्रस का फार्म है, थाई एप्पल, बेर है, और गेहूं, सरसों और बाजरा मैं ये खेती करता हूँ। कपास की खेती मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीटी इसमें अलाउड नहीं है। तो मुझे सर्टिफिकेशन कैसे मिले सर? देखिए ऐसा है, सर्टिफिकेशन आप तो एक्सपोर्ट तो करेंगे नहीं, आपको तो देश में ही बेचना है ना। जी सर। तो आप तो पीजीएस में सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। अभी तक क्या था कि हरियाणा में कोई हमारी रीजनल काउंसिल पीजीएस की नहीं थी, उसकी वजह से कई बार मुश्किल आ रही थी, है ना। ठीक। तो अभी 2-3 दिन पहले हमने एक संस्था हरियाणा की है, दमदार माटी समथिंग नाम है उसका, उसको हमने ऑथराइज किया है रीजनल काउंसिल के लिए। हरियाणा के लिए रीजनल काउंसिल पूरे देश के लिए मान्यता प्राप्त होती है। आप सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पीजीएस की एक वेबसाइट है, पीजीएस इंडिया करके एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को खोल लें
वहां पे ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना इंडिविजुअल किसान का, और उसमें से वहीं पे रीजनल काउंसिल है जो नजदीक की, आप उसको कर लीजिए। अभी एक नई वाली जो आ गई है वो भी आपको काम दे जाएगी। नहीं तो आप जो है एक बार कभी दिक्कत हो तो यहाँ हमारा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो इसका और सपोर्ट एरिया है पीजीएस का। यादव जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम भी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आरसी है, वी हाँ, कैन ऑल्सो। आप भी आरसी, तो आप ही सपोर्ट कर दीजिए मैम, फिर तो क्या हाँ, दिक्कत है। तो आप हमें कांटेक्ट करेगा। आप संजय जी अपना नंबर लिख दीजिए, और राजीव जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उनका नंबर लिख लीजिए, एंड वी विल कांटेक्ट हिम। बालकृष्ण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और मैं यहाँ जो भी अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा शॉर्ट रखें, क्योंकि हमारा 1 घंटे का वेबिनार 1.5 घंटे ऑलरेडी हो चुका है। तो बालकृष्ण यादव जी, आप बोलिए। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया लगा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे बस यही जानना था, क्योंकि नाबार्ड के ऑफिसर से अभी हम मिले थे, उन्होंने बोला कि पहले एफपीओ बना रहे थे नाबार्ड के माध्यम से, अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है और नाबार्ड अभी नहीं बना रहे हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी ही बना रही हैं। तो हमने लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर से भी मिले, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो ये ग्राउंड लेवल पे क्लियरिटी नहीं है, तो इसके बारे में हम चाहेंगे सर से कि एक हमें जानकारी मिले। ऐसा है, मतलब ये तो बात मुझे जमी नहीं कि नाबार्ड वाला व्यक्ति ये कहे अधिकारी की वही है। देखिए 10,000 एफपीओ की स्कीम हमारे देश में लागू है, कृषि मंत्रालय पैसे देता है उसके, नाबार्ड को अधिकृत किया गया है उसके अंदर। आप नाबार्ड को, हो सकता है उस राज्य उस पर्टिकुलर जिले में नाबार्ड ना कर रहा हो, तो नाबार्ड से कर लिए, और या फिर आप नाफेड से कर सकते हैं, एसएफएसी से कर सकते हैं, एक बार इनसे पता कर लीजिए। बाकी नाबार्ड वाला ये कहे कि वो ऐसी स्कीम नाबार्ड से दो नहीं। डिस्ट्रिक्ट के डीडीएम से हम मिले हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के डीडीएम से मिले। और हमारे अपने आर्ट ऑफ लिविंग के डीओटी भी हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी डीडीएम से, तो उन्होंने कहा अभी नहीं कर रहे हैं, पहले के एफपीओ जो बने हुए हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी नए एफपीओ नहीं बना। पहले की एफपीओ अलग बात है, अभी तो केवल 10,000 में से केवल 3,000 का कोटा खत्म हुआ है, अभी तो 7,000 का कोटा बाकी है। वो कैसे? वो सर हम भी चाहते हैं कि एफपीओ बनाने में हम लोग सपोर्ट करें, और हमारे आश्रम से SSIST ट्रस्ट से अभी एपेडा के साथ भी मीटिंग थी, तो वहां से भी बात हुआ, बहुत सारे फार्मर्स को वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने में और उनका सर्टिफिकेशन कराने में, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं और हमें खुशी होगी कि हम और ज्यादा एफपीओ बनाने में काम कर पाए। नहीं, आप पता कीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं तो आप जो है कृषि मंत्रालय को भी फोन करके, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग को फोन मतलब चिट्ठी लिख करके पता कर सकते हैं कि आपके जिले में कौन संस्था है जो वहाँ एफपीओ बनाएगी। ठीक है सविता दीदी, हम इसके बारे में आपसे फिर अलग से भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक और यू। बस वन लास्ट, एक बार हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक और पर्सन को हम अनम्यूट करेंगे, बस लास्ट वन क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन अभी आया है, और एक तो हमें यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग भी रीजनल काउंसिल है, और आप हमारे अभी राजीव जी अपना नंबर लिख रहे हैं, और आप उनको अपने नाम भेज दीजिएगा जो लोग सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं। थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, जैसा मैम ने कहा, वो रीजन, उनकी जो संस्था है वो रीजनल काउंसिल है। आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आप पीजीएस इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाकर के आपको अपने, चाहे आप इंडिविजुअल किसान, उसमें अलग अलग मॉडल है, ग्रुप में करना चाहते हैं तो ग्रुप वाला डोमेन खोल लीजिए, इंडिविजुअल में तो इंडिविजुअल वाला डोमेन, वहां जाकर के आप अपना नाम पता जब भरेंगे तो वो पूछता है कि कौन सी रीजनल काउंसिल आप लेंगे, तो पूरी लिस्ट आ जाती है उसके अंदर। आप वहां पे श्री की जो रीजनल काउंसिल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर जो जानकारी उसके बाद भरनी है भर दीजिए, उसके बाद जानकारी उनके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी, वो आपको फिर मदद करेंगे। ओके, दैट्स नाइस। तो अभी आप लोग को बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। क्वेश्चन है, इज देयर एनी सब्सिडी फॉर फेंसिंग एंड ट्यूबवेल फॉर फार्मिंग? नहीं है, ट्यूबवेल के लिए तो अभी नहीं है, बाकी फेंसिंग के लिए है सब्सिडी, वो दूसरी स्कीम में अगली बार आएंगे जब बताते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। और राज्य सरकारों की तरफ से भी फेंसिंग को लेकर के कई सारी स्कीम्स हैं। तो मैंने राजीव जी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, और जिसको भी सब्सिडीज में हेल्प चाहिए तो आप उनको करिएगा, एंड देन ही विल कनेक्ट यू टू आवर ट्रस्ट पीपल, और जो हमारे आरसीज हैं।
मतलब हम ही आरसी हैं, लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। और ये लास्ट बहुत देर से चंद्रन जी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चंद्रन जी आप पूछिए। Good evening, sir. I am Chandran, horticulture officer from Nilgiri district, Tamil Nadu. For the past 3 years, we are working for organic farming. We are trying to convert the whole district into an organic district. For that, we have created awareness and farming groups and bring about 6,800 farmers under organic certification, both in PGS and TNOCD. Is there any possibilities to make the entire district in a phased manner, or either in 3 years or in 5 years? Is there any proposal to do the scheme, propose the schemes to convert the entire districts in a phased manner, sir? This is a state subject. Normally, a state government has to support such type of thing. Normally, given the scenario what we have today, transforming all the farmers of a district into organic may not be possible right today, because there will be still some farmer who will not come into the organic. Okay, at least we try to convert. Under PKY, we have one scheme known as large area certification. In that, we are certifying the entire area and all the farmers within that. But the condition in that is not even a single farmer should be outside the organic framework. That is the one. And then the department has to give the undertaking that they will not allow the sale of the agrochemicals in that area. Okay, sir. So these are the two requirements. Although provisions are there, scheme is also there for declaring the entire district or half a district or one block as a whole organic. But the conditions to meet those conditions, it's very difficult. Transforming each and every farmer is really very difficult. You are in the villages, so sometimes the local rivalry, personal rivalry. If you are doing this thing, your address farmer will go other way. Yes, we are facing the problems, but we are trying to convert them in the phased manner about at least in the 5-year period of time. We'll try to convert them all the farmers. Ultimately, sir, what is there? Economics is the driver. Okay. If you can prove that organic farming is a good business model and it can benefit them economically, everybody will join. Nowadays, sustainable hai, good for environment, good for soil, good for food, healthy food, safe food. These things appeals only few people, not all. But economics appeals everybody. Everybody wants more money. Everybody wants assured income. So if you can develop the organic farming as a good business model in an organized way, then whole country can also become organic. Thank you, sir. Thank you. That is बहुत ही अच्छा आंसर था। और हाँ, बहुत ही अच्छे से, बिकॉज यादव जी की पकड़ जितनी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की है, वो पूरी लोगों की भी, फार्मर्स की भी प्रॉब्लम्स जो समझते हैं, और उसका जो बहुत ही हम किस तरह पूरे देश को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हिचेस हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, और प्लस क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज लोग बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी इतने सालों के बाद जब से सरकार प्रमोट करी, अभी भी बहुत एजुकेटेड लोगों को भी डाउट होता है। कोई भी नेचुरल फार्मिंग, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिकली और ग्रोन प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैं उनको बोलती हूँ ये फार्मर्स कर रहे हैं, इनसे खरीदिए, या ये ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो वो लोग यही कहते हैं कैसे पता ऑर्गेनिक है, उनके आसपास के खेत कैसे। तो पीपल हैव लॉट ऑफ डाउट्स, और उस डाउट्स में ही हमें आगे बढ़ना है, और हम जरूर आगे बढ़ेंगे, और आई थिंक वी विल सर्टेनली डू अ वंडरफुल जॉब इन दिस। और ऐसे भी बहुत लोग हैं मेरी तरह जो हमेशा ऑर्गेनिक ही खरीदते आए हैं और डाउट के बिना, बिकॉज जब तक हम खरीदेंगे नहीं, जब तक हम प्रमोट नहीं कर सकते फार्मर्स को। ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अब मत डालिए आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन मधु, जैविक खेती करने वाले किसानों को खेती की जमीन में बंटवारे में कोई सपोर्ट मिल सकता है राजस्व विभाग द्वारा, ताकि किसानों को जैविक खेती की जमीन को उनके हिस्से में दिया जा सके जब परिवार में बंटवारा हो? आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है।
ये इसमें बहुत सारे इसका जवाब हम नहीं दे सकते, वो राजस्व विभाग का काम है वो। ओके, एंड या थैंक यू राजशेखर जी आपके उसके लिए, encouragement के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ वेबिनार्स, और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस डालते रहिएगा। एंड अभी मैं अर्चना जी, इफ यू आर हियर यू कैन प्लीज कम। हाँ सविता जी, ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंफॉर्मेटिव ये था कि मैं तो स्पेल बाउंड होके सर को सुन रही थी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट के मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा फेबल है, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर रही हूँ। लेकिन यादव जी सर, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि ट्रस्ट की तरफ से हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जो आपने बताया, जो समझाया, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। और मैं और सविता शाम को ही बात कर रहे थे कि एक जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो हमारे इसमें एक वेबिनार में नहीं होगा, तो हम इसको फोर्टनाइटली एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, जिससे एक फुल सीरीज बन जाएगा और इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे। तो फिर हमेशा के लिए लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहेगा, जब चाहेंगे तब देंगे। तो ये एक सेवा हो जाएगी हम हमारे तरफ से या जिसके तरफ से। और एक और बात मैं कहना चाहती थी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम केमिकल लैब से प्राकृतिक लैब में कन्वर्ट करें अपने देश को, तो हमारा ट्रस्ट पिछले अभी राज्यपाल जी ने तो 2017 से शुरू किया था, लेकिन हमारा ट्रस्ट 2007-8 से इसमें काम कर रहा है और हम लोग काफी इसमें अच्छा और एडवांस स्टेज में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कभी मौका मिला तो हम आपको बहुत अपने एक से उसमें ऐसे फार्मर्स से मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिससे कि और आप समझ सकें और इसको और प्रमोट करने में, आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सब्सिडी लोन और इस सब के चक्कर में पड़ने के बजाय हम मतलब अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को सक्षम करें। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब्सिडी नहीं मांगता है तो हम किसान को भी उस मोड में ना लेके जाएं, हम इसको उल्टे मोड में लेके जाएं। तो इसमें मतलब आपका हैंड होल्डिंग, आपका इंकरेजमेंट जो है, मुझे पर्सनली बहुत टच किया इस बात को कि मतलब कर्तव्य के साथ अधिकार खुद ही आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना। और मैं यादव जी को भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से, हमारे एग्रीकल्चर ट्रस्ट की तरफ से कि आप आए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे फार्मर्स के साथ हैं। इनफैक्ट अभी भी लास्ट में भी एक फार्मर ने यही लिखा है कि हमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। मैं 10 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ लेकिन सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों ने यही बोला है कि कुछ भी हमें हेल्प नहीं मिल रही, कहाँ जाएं। तो हम ऐसे वेबिनार करते रहेंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये सब सब्सिडीज मिल रही हैं और कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हैंड होल्डिंग करेंगे और जिन लोगों की कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हम लेके आएंगे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते हैं कि जो करो सस्टेनेबल करो, कि मतलब अगर सिर्फ आपने करा और उसको छोड़ दिया उससे कुछ नहीं फायदा। हमें सस्टेनेबल और हमें डिपेंडेंस कम होनी है। मतलब हमें जो है जो एक होता है ना कि हम सरकार के ऊपर आधारित होके नहीं, हमें अपने को आगे बढ़ाना है, सशक्त होने, हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके और आगे बढ़ना है। एंड हैंड होल्डिंग की जरूरत है। वी हैव टू होल्ड ईच अदर्स हैंड। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में आगे आए हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे को आगे लेके जाएं। और इस तरीके से हम नेचुरल फार्मिंग को जरूर आगे बढ़ाएंगे। और यादव जी, हम आपको बार बार बुलाएंगे क्योंकि अभी आपको अगर हम क्वेश्चंस अगर हम यहाँ खोलें तो अभी इसी वेबिनार में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और भी हैं। And there's so many aspects of natural farming, so many aspects of growing food and marketing. तो आपको हमारे क्वेश्चंस बार बार आंसर करने के लिए आना है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम सदैव अनुग्रहित रहेंगे। कभी भी बुलाए मैम, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो अपने आप को मतलब जो ऑर्गेनिक की सेवा में लगा ही रखा है। आगे जब भी जरूरत है आप याद करिए, मैं जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की वेबिनार में जो भी सब शामिल हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो जिन लोगों ने भी हमें सहारा है उन सबका धन्यवाद। और आप लोग के इनकरेजमेंट से ही हम बार बार ये वेबिनार्स ला सकते हैं। सो वी विल डू इट एटलीस्ट फोर्टनाइटली, नहीं तो वीकली हम कोई ना कोई ऐसा लेके आएंगे इन्फॉर्मेशन और यादव जी हमारे साथ बार बार जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आपको किताब में जो आचार्य देवव्रत जी की मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप उसको आगे सर्कुलेट कर दीजिए। और किताब के अलावा थोड़ा सा आप जो हमारे वेबसाइट के जो है वेबसाइट की जानकारी वो मैं
हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Jai Gurudev. So I'm ending the webinar now. Jai Gurudev. जय गुरुदेव.